Hey guys, hope you are doing well. Welcome to Agri Silby. Today we'll discuss some important MCQ on soil science. You can use playback speed 1.5 or 2 for better audio experience. So be attentive, be not missed. Let's start. This slide contains mainly author name. So मैं आपको ट्रिक बता दूंगा जैसे कि सारे के सारे author name आपको याद हो जाएगा. So पहले देखते हैं soil fertility and fertilizer. ये किसने लिखा था? सॉइल फर्टिलिटी एंड फर्टिलाइजर ये डुअल प्रॉपर्टी आप बोल सकते हैं डुअल. सो जहाँ पे डुअल है देखिए डिजिटल. सो इसको आप डुअल करके याद रख सकते हैं. नाइल्स ब्रैडी के बारे में तो सभी जानते हैं. दी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल साइंस जो बुक है बहुत ही फेमस किताबें हैं. सो इसको लिखे थे नाइल्स ब्रैडी. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी. ओके देन हु सजेस्टेड दैट द प्रिंसिपल नरिशमेंट ऑफ प्लांट वाज वाटर. देखिए जब भी प्लांट वाटर की रिलेशन की बात किया जाए मतलब प्लांट एंड वाटर की रिलेशन बात किया जाए तभी आपको क्लिक करना है हेलमेट पे. जेबी हेलमोंट. वाटर वाज द सॉइल सोल न्यूट्रिएंट ऑफ प्लांट्स. वही चीज हेलमोंट. ओके देन इन 1843 एग्रीकल्चर एक्सपेरिमेंट स्टेशन जो कि इंग्लैंड में स्टार्टेड हुआ था. ओके इंग्लैंड में जो तो उसको कौन स्टार्ट किए थे? उसको स्टार्ट किए थे लॉस एंड गिलबर्ट. देखिए नाम भी पुराने हैं ना. लॉस आप ऐसे याद सकते हैं एग्रीकल्चर एक्सपेरिमेंटल स्टेशन. सो ये कुछ लॉ से बना होगा. सो लॉ एंड गिलबर्ट. हु आइसोलेटेड बैसिलस रेडिकोला. इसका तो बारे में बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि सभी को पता है जो बैसिलस रेडिकोला ऑर्गेनिज्म जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है जो बैक्टीरिया. सो इसको तो एक ही साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए थे. सभी को पता है बेंचरिक ने. ओके ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. दिस स्लाइड ऑल्सो कंटेन्स सम ऑथर नेम. सो मैं आपको ट्रिक बता दूंगा जैसे कि आपको सारे के सारे ऑथर नेम एक ही बार में याद हो जाएगा. देखिए ये देखा गया है कौन सजेस्ट किए थे कि सल्टपीटर जो कि पोटेशियम नाइट्रेट है एक्चुअली प्रिंसिपल ऑफ वेजिटेशन होता है प्लांट के लिए. यही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है नॉट एक्चुअली द वाटर. तो किसने ये चीज बोला था? पहले तो देखिए KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट एक केमिकल है. सो इसको लेने के लिए आपको ग्लोव लगाना पड़ेगा. आपको हाथ में ग्लोव लगाना पड़ेगा. सो इसका आंसर होगा JR ग्लोवर. सो इससे रिलेट करके आप याद रख सकते हैं सल्टपीटर. हॉर्स हुइंग हस्बेंड्री वाज रिटन बाय. ये बुक रिटन किए थे जेथ्रो टूल. कैसे याद रखेंगे? देखिए पहले तो हुइंग किससे रिलेटेड है? हुइंग टिलेज से रिलेटेड है. सो टिलेज कहाँ पे आता है? जेथ्रो टूल से. ओके लेबिक क्या दिए थे? लेबिक दिए थे लॉ ऑफ मिनिमम. याद रखेंगे लॉ ऑफ मिनिमम. जो मिनिमम है वो बड़ा है. ओके ऐसे करके लाई मतलब छूट. जो बड़ा वाला छूट है वो एक्चुअली मिनिमम है. ऐसे आप याद रख सकते हैं. बिग मतलब बड़ा, लाई मतलब झूठ. तो झूठ मूठ का बड़ा सो होता है मिनिमम. अनाल्स ऑफ एग्रीकल्चर ये जो बुक लिखे थे आर्थर यंग ने. ए फॉर अनाल्स सो ए फॉर आर्थर और अनाल्स और यंग ऐसे कुछ करके आप रिलेट करके याद रख सकते हैं. हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ फील्ड प्लॉट टेक्नोलॉजी टेक्निक. देखिए जो बोलते हैं फील्ड प्लॉट जिसके पास बहुत ज्यादा जमीन है उसे माफिया बोलते हैं, बॉस बोलते हैं. पता है ना सारे के सारे आप तो मूवी देखे होंगे. सो JB बसगोल्ड ऐसे करके आप याद रख सकते हैं. बॉस यहाँ पे फील्ड और प्लॉट माफिया. देन लॉ ऑफ मिनिमम तो दिए थे लेविक. इन रिमोट सेंसिंग में कौन सा टाइप का रेडिएशन ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज होता है? देखिए जनरली रिमोट सेंसिंग में हम सारे के सारे रेडिएशन यूज करते हैं. जनरली ऑल विजिबल स्पेक्ट्रम, उसके बाद इंफ्रारेड, उसके बाद और भी बहुत सारे रेडिएशन हम यूज करते हैं. पर जनरली जो कि मोस्ट पॉपुलराइज्ड एंड एवरी टाइम हम यूज करते हैं वो होता है इंफ्रारेड. उसका एक वजह है. देखिए इन जो रिमोट सेंसिंग में हम डिफरेंट स्टोन्स हो गया, पिबल्स हो गया या फिर सॉइल हो गया या फिर वेजिटेशन या फिर वाटर बॉडीज इसको हम सर्वे करते हैं. इसको हम एक्चुअली इसके ऊपर हम डिटेल एनालिसिस करते हैं. सो इंफ्रारेड रेडिएशन का एक खास बात है वो डिफरेंट रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करता है. जैसे कि अगर वाटर बॉडी में इंफ्रारेड पड़ेगा तो फिर वो होता है ब्लैक कलर का. ब्लैक कलर वो रिफ्लेक्ट करता है वो इसलिए हम हमारे आई को दिखा जाता है ब्लैक कलर. अगर वेजिटेशन या फिर ट्री पे या फिर ग्रीन कलर कौन सी ऑब्जेक्ट में पड़ेगा वो रेड दिखा जाएगा. ओके सो इसीलिए इंफ्रारेड का जो रिफ्लेक्शन पैटर्न है ना वो डिफरेंट है डिफरेंट चीजों के लिए. इसीलिए हम इंफ्रारेड को बहुत ज्यादा यूज करते हैं.
1 बुशल इज इक्वल टू, ये एक वॉल्यूम का यूनिट है, सो याद रखेंगे 35.24 लीटर। सिर्फ 35 याद रख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। 1 टन इज इक्वल टू, देखिए टन को अच्छे से नोट कीजिए, वो है TON, सो इसीलिए 907 थोड़ा सा कम है। अगर TONNE होता है ना तो फिर वो होगा 1000 kg। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट, अब देखिए सिंगल एन है या फिर डबल एन है। अगर सिंगल एन होगा तो फिर 907, अगर डबल एन होगा तो फिर 1000 kg। It has been observed that soil pH increased in, obviously in winter soil pH तो increase होगा, soil pH increase मतलब accumulation होगा, salt accumulation होता है winter में। क्यों? क्योंकि winter में ज़्यादा लीचिंग नहीं होता है, क्योंकि रेन बहुत ही कम होता है। ओके, ऐसे आप रिलेट कीजिए और याद रखिए विंटर में लीचिंग कम होता है और accumulation ज़्यादा आता है, इसलिए pH ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब अल्कली होता है। The behavior of plant in relation to the day length, obviously day length वर्ड आएगा तभी आपको फोटोपीरियडिज्म क्लिक करना है ना। शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, सारे हम पढ़े हैं ना। ओके, जो पोटैटो अभी देखा है ना आप, स्कार्फ ऑफ आयरिश पोटैटो, पक्स ऑफ स्वीट पोटैटो एंड ब्लैक करट ऑफ टबाको, ये सारे कब आपको देखा जाता है? जब सॉइल बहुत ही ज़्यादा अल्कालाइन कंडीशन हो जाता है या फिर न्यूट्रल में भी ये पाया जाता है। तो स्कार्फ ऑफ आयरिश पोटैटो ये कैसे दिखता है? इसीलिए नेक्स्ट स्लाइड पे मैं फोटोग्राफिक मेमोरी दे दिया हूँ ताकि आपको ये सारी चीज़ याद रह जाए। बस याद रखिए, न्यूट्रल टू अल्कालाइन सॉइल कंडीशन में स्कार्फ ऑफ आयरिश पोटैटो दिखता है। ओके, इसको थोड़ा सा अच्छे से डिस्कस करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। इंक्रीज इन यील्ड ऑफ ए क्रॉप एज ए रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन ए सिंगल ग्रोथ फैक्टर। देख लीजिए, एक सिंगल ग्रोथ फैक्टर अगर इंक्रीज होता है तो क्या होता है ना, आपका क्रॉप यील्ड इंक्रीज होता है। सो क्रॉप यील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस सिंगल इंक्रीज इन ग्रोथ फैक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिक्रीमेंट ऑफ मैक्सिमम यील्ड। देखिए, डिक्रीमेंट ऑफ मैक्सिमम यील्ड मतलब क्रॉप यील्ड ज्यादा होता है दिस ईयर में, मीन्स करंट सिचुएशन में, पर परमानेंटली जो होता है वो डिक्रीमेंट होता है। सो ये थोड़े मिसअंडरस्टैंडिंग वाली बात हो गई। सो आंसर होगा मिस्टर लिच, EA मिस्टर लिच। ओके, सो मिसअंडरस्टैंडिंग से मिस्टर लिच ऐसे याद रख सकते हैं। तो नाउ पॉजिटिव इंटरेक्शन कौन कौन है? देखिए, पॉजिटिव इंटरेक्शन क्या है एंड फास्फोरस सिलिकॉन कैसे हुआ, बहुत सारे हम डिस्कस करेंगे जब हम पढ़ेंगे फास्फोरस क्या है, सिलिकॉन का क्या रोल है सॉइल में। तो मैं वही सारी चीज उस वक्त बताऊंगा, सिर्फ आप याद रखेंगे P सिलिकॉन। सो इसको याद रखने के लिए SP आप याद रखिए। ओके, विच एलिमेंट इज कंसिडर्ड एन एनर्जी करेंसी? सभी को पता है एनर्जी करेंसी होता है ATP एंड ADP। सो ATP फुल फ्रॉम एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट। सो फॉस्फेट वर्ड आता है ना, सो इसलिए फॉस्फोरस होगा आंसर। विच एलिमेंट इज इनडायरेक्टली रिलेटेड विथ ड्रॉट रेजिस्टेंस? ड्रॉट रेजिस्टेंस से रिलेटेड कौन सा है? एक ही चीज, फॉस्फोरस। ओके, याद रखेंगे। The purpling along the leaf edges is the characteristic deficiency of, obviously phosphorus। हम जानेंगे phosphorus के बारे में, डिटेल में जानेंगे, इतना सारा सवाल आया। सो नेक्स्ट स्लाइड पे मैं phosphorus के बारे में भी थोड़ा सा बता दूंगा आपको। ओके, इमोबाइल एलिमेंट की बात कर रहा है। सभी को पता है जब हमारे पत्ते गिरते हैं या फिर फ्रूट राइपनिंग होता है तब क्या होता है ना, लेट्स से लीफ शेडिंग होगा अभी। सो लीफ शेडिंग होने से पहले क्या होता है, सारे के सारे न्यूट्रिएंट जो लीफ में है वो सारे मूव कर जाते हैं प्लांट मेन पार्ट्स को, क्योंकि लीफ तो शेड हो रहा है और इसको न्यूट्रिएंट की जरूरत नहीं है। सो ये सेनेसेंस हो रहा है। सो एक एब्सिशन लेयर फॉर्मेशन होता है। वही एब्सिशन लेयर जब फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है, सारे के सारे मिनरल एंड न्यूट्रिएंट प्लांट में रिटेन हो जाता है, मतलब चला जाता है प्लांट मेन पार्ट्स को। पर क्या होता है ना, कैल्शियम नहीं जा पाता क्योंकि कैल्शियम इमोबाइल है, इसीलिए कैल्शियम पत्ते के साथ गिरता है। ओके, आप बोल सकते हैं कैल्शियम मतलब हमारा वेस्ट होता है प्लांट में जो प्रोडक्शन होता है, क्योंकि वो इमोबाइल है। जहाँ पे प्रोडक्शन होता है वहाँ पे यूज होता है, वहाँ पे जम जाता है। बताया था आपको फोटोग्राफिक मेमोरी दूंगा। ये है फोटोग्राफिक मेमोरी, स्कार्फ इन आयरिश पोटैटो। सो किस लिए होता है? जनरली सॉइल में अगर अल्कालाइन कंडीशन ज़्यादा होता है, लेट्स से न्यूट्रल टू अल्कालाइन कंडीशन, अगर अल्कालाइन कंडीशन ज़्यादा होता है सो एक्टिनोमाइसिट्स ज़्यादा होंगे,
बैक्टीरियम ज़्यादा होंगे, इसीलिए स्कार्फ दिखा जाता है। ऐसे होता है स्कार्फ इन पोटैटो। अगर स्कार्फ ज़्यादा होता है तो जो पिलिंग का कॉस्ट वो बढ़ जाएगा और पिलिंग में बहुत ज़्यादा पोटैटो हमारा वेस्ट हो जाएगा। अभी हमने देखा ना बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़, लीफ मार्जिन में अगर कुछ हो जाता है वो फास्फोरस की वजह से, सो ऐसे बहुत सारे, सो इसलिए फास्फोरस को थोड़ा सा जान लेते हैं डिटेल में। देखिए सबसे ज़्यादा फास्फोरस चाइना में स्टोर है, रिस्टोर है। तो कहाँ से आता है वो? रॉक फॉस्फेट की तरह स्टोर है हमारे अर्थ में। रॉक फॉस्फेट में सबसे ज़्यादा फास्फोरस स्टोर है। मेजर फास्फोरस जो मिनरल्स है, फास्फोरस के मिनरल जो रॉक से निकलता है, थोड़ा सा आपको याद रखना है बारिसाइट। फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ याद रखिए बारिस्काइट एंड स्टेंजाइट का ये फॉर्मूला है। देन ब्रूसाइट, ये एग्जाम में पूछा जाता है, सो थोड़ा सा याद रख लीजिए। ब्रूसाइट होता है फास्फोरस का मिनरल, ओके, जो मिनरल जहाँ पे फास्फोरस अवेलेबल है। फ्लोर अपेटाइट, ओके, कैल्शियम भी अवेलेबल है, फास्फोरस भी अवेलेबल है। उसके बाद जो एग्जाम में पूछा जाता है ओल्सेंस एक्सट्रैक्शन, ये किस लिए होता है? ये फास्फोरस कितना अमाउंट में है वो जानने के लिए करते हैं, और इसमें जो यूज होता है वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन, याद रखेंगे, ओके। अवेलेबल फास्फोरस को डिटरमाइन करने के लिए या फिर कैलकुलेट करने के लिए हम ओल्सेंस एक्सट्रैक्शन सॉल्यूशन करते हैं, याद रखेंगे ओल्सेंस एक्सट्रैक्शन मेथड, ओके। ऑन फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, नाम याद रखेंगे बेसिलस मेक्टाथेरियम, ओके, फास्ट ये रूसिया ने डेवलप किया था। जो रेटिंग से फास्फोरस का वो याद रखेंगे आप, लेस देन 10 अगर होगा kg पर हेक्टर तो लो रेटिंग से, अगर मीडियम होगा 10 to 25 kg पर हेक्टर, हाई अगर होगा 25 kg ऑफ फास्फोरस पर हेक्टर, 25 से ज़्यादा होगा तभी हाई रेटिंग होगा। सो इतना बहुत ज़्यादा जरूरी है आपके लिए। जो दिए थे इक्वेशन, ब्रे ने क्या किया, ओनली क्या किया, लॉग ऐड कर दिया बोथ साइड पे, तो क्या हुआ, एक मॉडिफाइड इक्वेशन बन गया, और वो इक्वेशन बहुत ही ज़्यादा कामफुल साबित हुआ। मतलब क्रॉप यील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिक्रीमेंटल ऑफ मैक्सिमम यील्ड, ओके, याद रखेंगे बस। सो इसका आंसर क्या होगा आप ही बताइए, क्योंकि लॉग डालने के बाद होगा, ये होगा ऑप्शन। Then the nutrient concentration range in which added nutrient will not increase yield, देखिए will not increase yield, इस लाइन को याद रखिए, मतलब yield नहीं बढ़ाएगा। अगर आप न्यूट्रिएंट ऐड करते हैं सिर्फ न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा पर yield नहीं होगा ज्यादा। सो इसको हम बोलते हैं लग्जरी कंजप्शन, ओके, कंजप्शन हो रहा है पर yield नहीं हो रहा है, सो इसलिए लग्जरी कंजप्शन। रिडक्शन रिएक्शन नाइट्राइट से एमोनिया फॉर नाइट्रेट एसिमिलेशन बाय एंजाइम नाइट्राइट रिडक्टेज, ये होता है क्लोरोप्लास्ट में। देखिए क्लोरोप्लास्ट में कुछ बातें आपको याद रखना है। जो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पिगमेंट होता है उसका जो एक पायरल रिंग होता है N4Mg वाला पायरल रिंग होता है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन बहुत ही ज्यादा होता है, आप मान सकते हैं लीफ में नाइट्रोजन बहुत ज्यादा होता है क्योंकि क्लोरोफिल बहुत ज्यादा होता है। सो इसीलिए नाइट्रेट एसिमिलेशन वहीं पर होगा क्लोरोप्लास्ट में, याद रखिए। देखिए ये जो फैमिली सल्फर रिक्वायरमेंट आपको बताना है किसमें ज्यादा सल्फर रिक्वायरमेंट है। ओब्वियसली क्रूसिफेरी फैमिली में सल्फर रिक्वायरमेंट ज्यादा है, ओके। ग्रामिनी फैमिली में सल्फर रिक्वायरमेंट कम है, ओके, याद रखेंगे। ग्रामिनी क्या है, ग्रामिनी पुआसी फैमिली, जो ग्रास फैमिली, ग्रास में सल्फर क्या चाहिए, कुछ नहीं होगा सल्फर में, सो इसलिए लेस सल्फर। देन लेगुमिनोसी, देन फाइनली क्रूसिफेरी में सल्फर बहुत ज्यादा चाहिए। बोरॉन कैसे ऑब्जर्व होता है प्लांट में, ओब्वियसली बोरिक एसिड फॉर्म में H3BO3, ओके, याद रखेंगे। आयरन डेफिशिएंसी कब दिखता है, अगर 50 ppm से कम हो जाता है आयरन, देन आयरन डेफिशिएंसी आपको मिलेगा। मिटरलिच इक्वेशन पहले देखिए। मिटरलिच इक्वेशन एक्चुअली लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न जो इकोनॉमिक्स में हम पढ़े हैं ना, वहीं से रिलेटेड है, ओके। देखिए यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं ये मिटरलिच इक्वेशन, मैं पहले स्लाइड पे भी बता चुका हूँ इसके बारे में। तो जो ब्रे है वो क्या किए, जस्ट ऐड कर दिए लॉग ऐड कर दिए, तो ये इक्वेशन हो गया, याद रखेंगे इस इक्वेशन को, ये ब्रे ने कर दिया, ओके। देखिए यहाँ पे लिखा क्या है, इमोबाइल न्यूट्रिएंट, मैंने बताया था कैल्शियम एक इमोबाइल न्यूट्रिएंट है, और दोनों याद रखिए P एंड K। जो NPK में नाइट्रोजन इज
मोबाइल, इसीलिए नाइट्रोजन लीचिंग बहुत ज़्यादा होता है। पोटेशियम एंड फास्फोरस इमोबाइल, इसीलिए फास्फोरस जो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर आप बोल सकते हैं या फिर पोटेशियम रिलेटेड फर्टिलाइजर जो बोल सकते हैं, वो रूट रीजन पे देते हैं, मतलब राइजोस्फीयर रीजन पे देते हैं, क्योंकि वो इमोबाइल है ना, इसीलिए।